हम लोग किस दौर में जी रहे हैं। एक तरफ उजाला ही उजाला है तो कुछ ऐसे घर हैं जो बिल्कुल अंधेरे में जी रहे हैं। ज्ञामनी ने मुझे बताया कि जब मुझे सफलता मिली और मैं नानी घर गई नानी को मिठाई खिलाने के लिए, तो मोहल्ले से कोई नहीं आया मिठाई खिलाने। जब हम लोग यहाँ से गए तो ज्ञामनी को हमने पहले ही कहा कि भाई पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग आ रहे हैं। आप लोग की गाड़ी हम ऊपर से देख लिए थे, एकदम अविश्वसनीय था, बिल्कुल अविश्वसनीय। मैंने मेरा रियल एक्सप्रेशन तो वो था जो आप नहीं देख पाए। मुझे तो सबसे ज़्यादा एक और चीज़ बहुत ही आश्चर्यजनक लगा जब इन्होंने कहा कि सर इतने प्रॉब्लम्स हम लोगों ने देख लिए थे कि जो रिजल्ट आया तो उसके खुशी का एहसास ही नहीं हुआ। सर हम तीनों एक दूसरे की दुनिया है, हम तीनों ही हैं, हमारी दुनिया बस हम तीनों ही हैं। क्योंकि हम लोग ये महसूस कर चुके थे कि हमारे ऊपर जो बीत रहा है या फिर जो हम फील कर रहे हैं उसको हमसे बेहतर कोई नहीं समझ पाएगा। जब हम कहीं जाते थे तो वहाँ से जब पैसे मिलते थे तो हम लोग जब घर वापस आए तो उतरते ही बस से मैंने बोला मम्मी को कि मम्मी स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत आपका ले लेते हैं, हिंदी मीडियम वाला। मामा जी बोले थे कि दीदी मुझे ऐसा लगता है कि 2 साल में सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ना उनको अपने दिल में रखना चाहिए, क्योंकि मम्मी ने मुझे हमेशा शील्ड किया है, जितना भी आया है उन्होंने ही लिया है। लेकिन मम्मी का जो मैं जीवन देखती हूँ तो मुझे लगता है कैसे मम्मी मेरी झेल गई, इतना मैं तो नहीं झेल पाती। नमस्कार, रेवटेरिया में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आज जिन लोगों से मुलाकात कराने जा रहा हूं मैं, वो कोई सफल अभ्यर्थी नहीं है। सफल अभ्यर्थी से मुलाकात नहीं हो रही है, मुलाकात ऐसे लोगों से हो रही है जिनके अपने अपने सपने थे। 3 ऐसे व्यक्ति मेरे साथ हैं जिनके अपने अपने सपने साकार हुए हैं। लेकिन इस पूरी कहानी को कल हमने जब सुना, मैं और प्रवीण सर जब बैठे हुए थे, और ज्ञामनी रॉय सेलेक्ट हुई हैं 17वीं में सेलेक्ट होकर, पीछे देखिए ज्ञामनी रॉय एपीओ बनी हैं और रैंक 165 ले आई हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में ले आई हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात है, इनकी जब कहानी हमने सुनी, जब इनके संघर्ष की गाथा सुनी, तो सुनकर ऐसी हालत हुई कि हम और प्रवीण सर तुरंत इस बात को पर तुरंत ही आंखों में हुआ कि अब चलते हैं। क्यों? किनसे मिलने? माता जी से इनके मिलने, क्योंकि इस कहानी की असली नायिका इनकी माता जी हैं, सुजाता जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और प्रवीण सर आपका भी बहुत स्वागत है, क्योंकि आपका भी एक सपना साकार हुआ है। वो सपना कौन सा था वो तो हम प्रवीण सर की जुबानी ही सुनेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ज्ञामनी से बात करना शुरू करूंगा। और ज्ञामनी, बिल्कुल आराम से, इत्मीनान से बताइए कैसे कैसे मम्मी के साथ साथ प्रिपरेशन कैसे चली है? तो जब मैंने 12th का एग्ज़ाम दे दिए उसके बाद मैंने मम्मी को उसी टाइम बोल दिया कि अब मैं यूपीएससी की तैयारी में लग जाऊंगी। तो मेरी मम्मी भी उस टाइम बीपीएससी की तैयारी कर रही थी और स्ट्रगल करते करते वो खुद से जितना भी उनसे हो पाता था वो स्ट्रैटेजी देखती थी यूट्यूब से। प्रवीण सर सबसे पहले गुरु मम्मी के प्रवीण सर ही हैं। उस टाइम जब कोई वीडियो नहीं आता था यूट्यूब पर तो सर ही डालते थे। सर इतने अच्छे वीडियोस डालते थे कि वो मैं भी देखती हूँ अभी, और मुझे भी इतने पसंद आते हैं। बट मैं सिर्फ हिस्ट्री के ही वीडियोस देख पाती हूँ, क्योंकि हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में बस हिस्ट्री ही कॉमन वर्डिंग्स रखते हैं, तो वही सबसे ज़्यादा मैं देख पाती हूँ। लेकिन मेरी मम्मी सारे सब्जेक्ट्स सर के द्वारा ही करे गए हैं मेरी मम्मी। तो उस प्रिपरेशन में जब मैं आई एंटर की तो मम्मी बहुत कुछ सीख चुकी थी, और फिर मैंने भी उनसे हेल्प ली बहुत। मेरी मम्मी बोलती थी कि तुम कितना भी पढ़ो, लेकिन जब तक तुम क्वेश्चंस नहीं लगाओगी तो तुम आगे कैसे बढ़ोगी, तुमको पता नहीं चलेगा कि क्या पढ़ा हुआ है क्या नहीं। और फिर मैंने भी मम्मी को सिखाया। मम्मी सिर्फ क्वेश्चंस लगाती थी, पढ़ती थी। तो मैंने बोला कि मम्मी सिलेबस भी देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मम्मी मुझे सिखाई थी कि सबसे पहले वही देखना चाहिए। तो ऐसे हम लोगों ने म्यूचुअली एक दूसरे की मदद की है, और आज मैं सक्सेसफुल हुई हूँ। और मेरी मम्मी भी बीपीएससी टीचर बनी है, क्योंकि एक दौर ऐसा आया था 67th का, जब मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा। उनको तो विश्वास था कि प्रीलिम्स हो जाएगा, और उन्होंने मेंस के लिए मेहनत करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन मेरी मम्मी के री एग्ज़ाम हुआ था, 67th, तो उसमें 99 प्रीलिम्स में आया, बट 104 कट ऑफ चला गया। तो और पैटर्न भी चेंज हो गया, उसके बाद नेगेटिव मार्किंग आ गई। तो मेरी मम्मी को लगा कि मतलब उनका हिम्मत टूट गया, क्योंकि एज भी तो हो गया था। फिर मम्मी बोली कि नहीं, अब हम बीपीएससी नहीं कर पाएंगे, लेकिन तुम यूपीएससी करो, तुम्हारा मैं फुल सपोर्ट करूँगी। तो फिर मैं भी पढ़ रही थी, मम्मी भी पढ़ रही थी, बीपीएससी टीचर वाले के लिए ही मम्मी पढ़ी।
और मेरी मम्मी का इतना अच्छा मार्क्स आया कि हम लोग को डाउट ही नहीं था कि मम्मी का हो जाएगा। लेकिन कभी जीवन में खुशियाँ नहीं देखी थी तो लग रहा था कि कैसे हो जाएगा वो फीलिंग। तो सबसे पहले तो मम्मी ने खुशी दी हम लोगों को जब उनका जीवन में रिजल्ट आया। खुशियाँ नहीं देखी थी, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग को बैकग्राउंड में झांकना पड़ेगा। ये तो बात हुई कि आज आप सेलेक्टेड हैं, माताजी पिछले 2 साल से ही टीचर के जॉब में आई हैं, लेकिन उसके पहले की कहानी जो आप कल बता रही थी, वो कहानी भी मैं चाहूँगा कि उन विद्यार्थियों के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो बहुत स्ट्रगल से आगे बढ़ रहे हैं, आप खुल के उसको ज़रूर बताइए। मैंने तो बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं देखी है जीवन में, क्योंकि मम्मी ने मुझे हमेशा शील्ड किया है, जितना भी आया है उन्होंने ही लिया है। लेकिन मम्मी का जो मैं जीवन देखती हूँ तो मुझे लगता है कैसे मम्मी मेरी झेल गई, इतना मैं तो नहीं झेल पाती। जब मम्मी 5 साल की ही थी तभी उनके पिताजी, मेरे नाना जी, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद से मतलब अगर कोई सिंगल मदर रहती है मेरी नानी, तो चाहता है सब, गांव का सोच यही होता है कि जल्दी से लड़की की शादी करा देनी चाहिए। तो फिर मम्मी की शादी भी बहुत जल्दी हो गई। जैसा कि आप देख सकते हैं हम दोनों में एज डिफरेंस नहीं दिखता। सब बोलते हैं कि बहन है क्या ये आपकी, बड़ी बहन छोटी बहन। तो जल्दी शादी हो गई। और मेरे पिताजी वो कभी फाइनेंशियली स्ट्रांग कभी नहीं रहे, यहाँ तक कि थोड़ा उनकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा पढ़ने में भी डिस्टर्बेंस होता था। तो जब हम छोटे थे तब तो मम्मी ने ज़्यादा नहीं सोचा, लेकिन जब हम लोग 4th में 5th में जाने लगे, जब पढ़ाई एक बेस बनने लगता है बच्चों का, तो उस टाइम मेरी मम्मी को लगा कि यहाँ पर इतना डिस्टर्बेंस में मेरे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। तो मेरे मामा जी थे, उन्होंने बोला कि दीदी तुम आ जाओ, तुम वहाँ पर मत रहो, तुम यहाँ आ जाओ। क्योंकि बच्चे, वो हमेशा हम लोगों को बोलते थे कि दीदी तुमने क्या खाकर पैदा किया इन लोगों को, इतने अच्छे बच्चे, इतने तेज़ हैं सब, तो तुम वहाँ मत रहो, इन लोगों का डेवलपमेंट नहीं होगा वहाँ। तो मेरे मामा जी ने यहाँ बुला लिया कि तुम मेरे पास आ जाओ। और जैसे हम लोग सितंबर 2013 में आए थे और सितंबर 2014 में उनकी डेथ हो गई। तो मामा जी के? यस सर। और मेरे 2 मामा जी थे, लेकिन एक मामा जी की तो 2007 में ही डेथ हो गई। और दूसरे जिन्होंने बुलाया, जो बोले कि मैं तुम लोगों को खर्च दूंगा, जीजा जी को कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब फाइनेंशियली वो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, तुम आ जाओ। और जब वो चले गए तो लगा कि जो भी हम लोगों का सपोर्ट था वो भी चला गया। तो फिर नानी मेरी, वो आंगनबाड़ी की सेविका हैं, वर्कर हैं वहाँ। तो उसमें इतना पैसा नहीं होता कि इंसान एक अच्छी लाइफ दे सके, मतलब सब कुछ दे सके, पढ़ाई भी दे सके, एक मतलब कंफर्टेबल लाइफ दे सके, ऐसा नहीं होता उसमें। तो मेरी नानी ने जैसा देखा मम्मी का कि मम्मी भी जब पढ़ाने के लिए बच्चों को आई है, मेरे मामा जी भी पढ़ाने के लिए ही हम लोगों को बुलाए थे, तो मेरी नानी ने सोचा कि मैं पढ़ाई में तो कभी कमी नहीं होने दूंगी। अगर बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं तो पढ़ने के लिए कोई भी कमी नहीं होगी। तो हम लोगों को तो पढ़ाने के लिए कोई कमी नहीं हुई, लेकिन मेरी मम्मी जब पढ़ना स्टार्ट की तो ऐसा होता है कि नहीं विश्वास होता है कि एक हाउसवाइफ जो ज़िंदगी भर पढ़ाई पर ध्यान नहीं दी हो, वो कैसे 30 साल 32 साल में कैसे कोई पढ़ना स्टार्ट करेगा और उसका कुछ हो जाएगा। तो मेरी मम्मी ने जब पढ़ाई स्टार्ट की तो किसी को विश्वास नहीं था कि कुछ होगा इनसे। तो भले ही सब सपोर्ट करते थे, लेकिन अंदर से वो पता होता था कि वो क्या सपोर्ट कर रहे हैं। वो बस दिखा रहे हैं कि ठीक है तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो अंदर से बिलीव करते थे कि नहीं हो पाएगा, लेकिन चाह रही है करना तो सपोर्ट वाली बात से अगर मैं कहूँ कि पैटर्नल जो आपका वो है, आपने बताया अभी, तो क्या वो खुद आपके पिताजी सक्षम हैं और तब सपोर्ट नहीं करते, या उनकी मानसिकता में ये है कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना उतना ज़रूरी नहीं है? वो फाइनेंशियली खुद ही नहीं है उतने कैपेबल, उसी की वजह से वो हमें सपोर्ट भी नहीं कर पाते। और प्लस कभी कभी इंसान ऐसा होता है ना कि अगर खुद सक्सेसफुल नहीं होता तो लगता है कि बच्चे हमसे इंस्पायर नहीं हो रहे हैं, तो उस फ्रस्ट्रेशन में वो घर में थोड़ा ड्रामा भी क्रिएट करते थे। तो वो हम लोग के ऊपर बहुत ज़्यादा मेंटली हेवी हो रहा था। वो हम लोग पढ़ नहीं पाते थे, बस यही सोचते रहते थे कि पापा का क्या बिहेवियर होगा आज घर आएंगे। तो इसीलिए हम लोग वो झेल नहीं पा रहे थे उस टाइम पर, बच्चे थे हम लोग भी ना। और मामा के घर जब आप मतलब फादर के घर से छोड़ के फैसला लिया माँ ने, ये अपने आप में एक बहुत बोल्ड डिसीजन था ऑब्वियसली। तो जब ये डिसीजन हुआ तो आप कितने साल की थी? मैं 12 साल की थी सर। आप 12 साल की थी और आप घर में बड़ी हैं। मामा जी की डेथ जब आपने बताया 2007 में एक मामा का डेथ हो गया, मैं तो उन आपकी नानी के बारे में सोच रहा हूँ
कि आपकी माँ 5 साल की थी तो नाना जी नहीं रहे, यस। दोनों बच्चे नहीं हैं। किस एज में मामा जी का ऐसा हो गया? छोटे वाले जो मामा जी थे वो उनकी तो 20 साल में डेथ हो गई, और जो बड़े वाले मामा जी थे वो मे बी 29-30 एज के होंगे। तो और पूरा सपोर्ट नानी ने किया, आंगनबाड़ी सेविका होते हुए भी। कैसे मैनेज हुआ? मतलब हम प्रवीण सर यही कल बात कर रहे थे लौटते समय कि ये तो ऐसा लग रहा है कि असंभव सा प्रतीत हो रहा है। कैसे आर्थिक तौर पर क्या झेला आपने? तो बात ये थी कि हम लोगों का अपना घर है नानी घर में, तो ऐसे रेंट तो नहीं लग रहा था। स्कूलिंग कराने के लिए ऐसा हम लोगों का ये मैं थैंकफुल हूँ इसके लिए कि हमारे क्षेत्र में स्कूलिंग बहुत सस्ती होती है। तो हम लोग जिस स्कूल में गए थे, हेरिटेज पब्लिक स्कूल, वो उसकी फ़ीस उतनी नहीं थी कि घर में पूरा वो स्ट्रेन हो जाए। तो वो हम लोगों ने 10th वहाँ तक करा। उसके बाद जब मैं सेंट पॉल्स स्कूल में गई हाजीपुर, तो वो बहुत महंगा स्कूल था। उस टाइम मुझे याद है अभी भी कि मैं 3-4 किलोमीटर पैदल चल के जाती थी वहाँ स्कूल पर, क्योंकि व्हीकल सब हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा फ़ीस थी उसकी कि हमने 1 महीने के लिए व्हीकल लिया था, लेकिन लगा कि यहाँ तक तो पैदल ही चला जा सकता है, इतना फिर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो फिर हमने छोड़ दिया। तो हुआ ये कि बस हम लोग स्कूल जा पाते थे और खा पाते थे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर पाते थे हम लोग, कुछ भी नहीं कर पाते। तो ऐसे ही सपोर्ट हुआ है हमारा। माता जी की हिम्मत आप थी इस संघर्ष में? यस। आपकी हिम्मत माता जी थी। कल बात में मुझे ये समझ में आया कि कई बार खाने की भी स्थिति, खाने की ज़्यादातर स्थिति तो ख़राब नहीं होती थी, बट वो हाँ, हेल्दी फूड अफोर्ड, बैलेंस डाइट नहीं, जैसे चावल होता है, दाल होता है, रोटी होती है, सब्जी, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। चलिए अब आपकी माता जी से पूछते हैं कि उन्होंने इस कहानी की, मैंने पहले ही बताया था कि असली नायिका जो हैं वो सुजाता जी हैं, और मैंने जो बताया था आपको बात से समझ में आया होगा कि ये 3 पीढ़ियों का संघर्ष है। इनकी नानी माँ जो हैं जिन्होंने सपोर्ट किया, वो जब माता जी 5 साल की थी तभी उनके पति नहीं रहे, नहीं, नानी माँ के पति, और 2 जो बच्चे जवानी में ही चले गए। उसके बीच भी आपको आपकी माता जी ने बहुत सपोर्ट किया। क्या क्या बीता, कैसे कैसे ये सफ़र पूरा हुआ, कैसे आपने सपना देखा? मम्मी का तो था, मम्मी को थोड़ा सामाजिक दबाव भी था कि लोग समझते हैं कि बेटी इसकी मायके में क्यों है, ससुराल क्यों नहीं जा रही है। तो मम्मी को थोड़ा सामाजिक दबाव भी था, लेकिन फिर भी अब कोई उपाय नहीं था, हमको तो यहीं रहना था। मम्मी की है। और मेरे पास जैसे कि मेरा भाई गुजर गया, तो उस समय थोड़ा हम डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा जा रहे थे। मेरा लग रहा था कि मेरा भी मानसिक स्थिति ठीक नहीं था, तो उससे निकलने के लिए हमको लगा कि हमको खुद को एंगेज करना पड़ेगा। तो कुछ भी उठा के पढ़ते रहते थे कि ताकि उधर मेरा ध्यान नहीं जाए, उसको हम भूल पाएँ। और थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते, जैसे कि जनरल नॉलेज ही ज़्यादातर हम पढ़ते थे, जिसमें जानकारी मिलती है, तो वो हमको थोड़ा सा, हम जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं, तो जनरल नॉलेज ही पढ़ते थे, खासकर उसको भूलने के लिए। और उसका जो असर हो रहा था मेरे दिमाग पे या फिर मेरे शरीर पे, उससे निकलने के लिए हम पढ़ते थे। फिर पढ़ते पढ़ते कहीं से हमको पता चला, कुछ लोग जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं, पता चला कि मतलब प्रैक्टिस सेट होता है, उसको पढ़ने से एक दिशा मिलता है कि किस तरह से पढ़ना चाहिए। तो ऐसे ऐसे करके लगा कि चलो थोड़ा जनरल नॉलेज ठीक हो रहा है मेरा, तो थोड़ा और हिम्मत बढ़ाए कि थोड़ा हम तैयारी भी कर सकते हैं। वही प्रैक्टिस सेट लगाना, और उसी बीच सर का वीडियो भी आने लगा, तो वो तो एकदम मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया कि हर टॉपिक को इतना अच्छा से समझने लगे, हर विषय को, हर टॉपिक को। सर के वीडियो से बहुत ज़्यादा आसानी हुआ समझने में, बहुत आसान हो गया था। आपने बीपीएससी की परीक्षा कब अटेम्प्ट लिया? 64वीं किए थे, शायद 2018 में हुआ था 64वीं। हाँ, तो 64वीं से देना शुरू किए थे, लेकिन उस समय तैयारी ठीक नहीं था, बस ट्राई कर रहे थे, एग्ज़ाम देना सीख रहे थे कि कैसे एग्ज़ाम दिया जाता है,
क्या होता है, मतलब वो सबको जानना समझना शुरू किए थे कि क्या होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कैसे दिया जाता है। तो वो शुरुआत था मेरा। लेकिन अभी ज्ञामनी बता रही थी कि आपका कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग नहीं रहा है। नहीं। हाँ, बहुत पहले ही शादी के समय ही पूरा पढ़ाई तो खैर हम तेज स्टूडेंट भी नहीं थे, कमज़ोर ही थे। और इतना साल तक सिर्फ घर संभालना, घर देखना, तो पढ़ाई से आदमी कोसों दूर हो जाता है। तो पढ़ाई तो मेरा नहीं था, जीरो ही था। तो जनरल नॉलेज भी हमको नहीं पता था कि जनरल नॉलेज में क्या पढ़ना चाहिए। मतलब कुछ ऐसा वैसा भी होता है जो कि कोई काम का नहीं होता है, जैसे कि अब कौन सी चिड़िया है जो उड़ते उड़ते ये करती है वो करती है, तो वो सब भी था। फिर धीरे धीरे समझे कि नहीं, एक जनरल नॉलेज भी जो होना चाहिए सही, वो पढ़ना चाहिए। तो वो जीरो से ही था, सच में जीरो से था। तो शादी आपकी मेरे ख्याल से बहुत कम उम्र में हो गई होगी, क्योंकि ये बता रहे हैं कि बहन जैसी ही लोग बताते हैं। 17 साल के थे आप 17 साल की थी तब शादी हो गई। ये जो वीडियोस आपने देखना शुरू किया, ऐसा एक अध्यापक के लिए बड़ा सुखद संयोग है कि माँ बेटी और दोनों ही उनके एक तरीके से स्टूडेंट हैं। प्रवीण सर से थोड़ा सा पूछते हैं कि जब आपको कल मुलाकात हुई ज्ञामनी से, और इस आजकल हम लोग 4-5 दिन से इसी भीड़ में हैं कि सक्सेसफुल कैंडिडेट्स आ रहे हैं मिलने, तब क्या सोचा था आपने? और जब आपको इनकी माता जी के बारे में पता चला? थोड़ा मैं भावुक हो रहा हूँ। नॉर्मली मैं जल्दी होता नहीं हूँ। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि रोज़ बहुत सारे छात्र मिलने आ रहे हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, अच्छे रैंक के साथ पास किए हैं। तो ज्ञामनी में आई और हम लोग की मुलाकात हुई। मैंने पूछा कौन सा रैंक आया है, कौन सा पद मिला है, हमारे एडुटेरिया में आप कौन से प्लान से जुड़ी थी, किस सेंटर से जुड़ी थी, कैसे जुड़ी थी। इन्होंने सब कुछ बताया कि ऑनलाइन था, ऐसे हम कर रहे थे, घर से ही तैयारी कर रहे थे। और इन्होंने एक बड़ा अच्छा रोचक पहला पॉइंट बताया कि सर मेरी एज जो है वो 22 साल नहीं थी फॉर्म भरने के टाइम, इसीलिए मुझे एसडीएम पद नहीं मिला, जो मेरे एज कैटेगरी के हिसाब से था वो मिला। तो 165 रैंक। तो मेरी जिज्ञासा थोड़ी बढ़ी कि आप इतने कम एज में पहले ही अटेम्प्ट में निकालें। तो मुझे लगा कि काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड से आती होंगी ये, शायद इसीलिए एक ही अटेम्प्ट में इतना बढ़िया आपने सफलता प्राप्त की। तो मेरी जिज्ञासा बढ़ी थोड़ी, मैंने जानने की कोशिश की कि आखिर स्टडी कैसे स्टार्ट हुई। फिर इन्होंने जो बताया वो मेरे लिए इतना शॉकिंग था और डिस्टर्बिंग था एक तरह से, कि इन्होंने बताया कि मेरी मम्मी ने स्टडी स्टार्ट किया और वो भी जीरो लेवल से, कुछ नहीं जानती थी, और उन्होंने यूट्यूब पे वीडियोस आपके देखने शुरू की और वहाँ से वो तैयारी शुरू की, बीपीएससी देना शुरू की। और इनको देख करके इनको भी मोटिवेशन मिला कि सिविल सर्विसेज में जाना है और इस तरह की चीज़ें। और फिर बाद में मम्मी 67 तक ट्राई की, नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ही जीरो लेवल से स्टार्ट किया था, लेकिन एक समय तक बहुत अच्छा कंडीशन आ गया था। लेकिन फ़ायदा उसका ये मिला कि जब टीचर का एग्ज़ाम आया तो इन्होंने क्लियर किया और बीपीएससी टीचर के माध्यम से ये 2 सालों से जॉब भी कर रही हैं और बच्चों को पढ़ा भी रही हैं। तो इन्होंने वो जर्नी जब जी और फिर बच्चे को प्रेरित की और उनको सपोर्ट दिया, और फिर वो भी मेरी वीडियोस देखना शुरू की और वहाँ से वो भी स्पीड पकड़ी और धीरे धीरे जाकर के सिलेक्ट हुई। तो ये मुझे लगा कि ये मैंने जो स्टार्ट किया था वाइट बोर्ड पे, कि एक पीढ़ी जिसने इस चीज़ को देख करके सीखा और उन्होंने अपने बच्चे को सिखाया और वो बच्चा पहले ही अटेम्प्ट में सफल हुआ है। तो शायद मैंने जो वाइट बोर्ड पे जो एक जर्नी स्टार्ट की थी, बहुत कुछ सोचा नहीं था कि कहाँ जाएगी ये जर्नी, कैसे होगा, क्या होगा, बस स्टार्ट किया था। और जब उसके परिणाम इस तरह के निकलते हुए दिखाई दिए ना, तो कल लिटरली मुझे लग रहा था कि शायद जो ईश्वर ने ही चाहा था कि मैं ऐसा करूं, और मुझे लग रहा था कि मेरा वो प्रयास करना सफल रहा। वो शायद मैंने जो वाइट बोर्ड पे जो मार्कर से मैंने पढ़ाना शुरू किया था, वो मेरी जर्नी सफल हो गई है, ऐसी फीलिंग आने लगी। मैं इसी बात से बहुत उत्साहित था कि मम्मी ने जर्नी स्टार्ट की, बच्ची को उस जर्नी में शामिल किया और मम्मी का सपना पहले ही बार में बच्ची ने पूरा किया, ज्ञामनी ने। लेकिन जब उसके बाद कुछ और कहानियां निकल के आई कि बहुत कम एज में मम्मी को सिंगल पेरेंट के तौर पे अपने लाइफ को स्टार्ट करना पड़ा, मायके में गए तो वहाँ पे
मामा जी का देहांत हो गया, नानी अकेली थी, उनके फिनेंशियल कंडीशन उतने स्ट्रांग नहीं थे। उस बीच में हम लोगों को मम्मी ने अच्छे स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में स्ट्रगल करके पढ़ाया, और फिर मम्मी भी तैयारी करती रही उस स्ट्रगल फेज से, और मम्मी ने 2 साल पहले जॉब लेकर के उस स्ट्रगल फेज से निकल करके दिखाया, जिससे इन बच्चों को हौसला मिला कि हम लोग मम्मी के सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो ये जो बातें थी ना, कल मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि हजारों बच्चे मिलने आए हैं इस बीच में जब ये जर्नी स्टार्ट हुई है, तो सफल बच्चे, लेकिन मैंने ऐसी स्टोरी या ऐसे बच्चों से मुलाकात मैंने नहीं की थी। और आप थे ही वहाँ पे, बाद में आए आप, और हम लोगों ने इस बातों को सुनते हुए आंखों ही आंखों में इशारा हुआ कि नहीं, अभी तो जो सेलेक्ट होके कैंडिडेट आई हैं, इनका जितना सम्मान बनता है उससे 4 गुना सम्मान उनकी माँ का बनता है। जिस तरह से उन्होंने उस सिचुएशन को हैंडल किया, उन कठिनाइयों से निकल करके इस स्टेज तक अपने आप को लेके आई, एक सोसाइटी में अपने लिए रिस्पेक्ट प्राप्त किया कि वो एक टीचर हैं, बीपीएससी से सम्मानित टीचर बन करके आई, बच्चों को पढ़ाती भी हैं, और अपने बच्चों को इतना अच्छा परवरिश और इतना अच्छा संस्कार दिया, इतनी अच्छी तैयारी दी कि पहले ही अटेम्प्ट में बीपीएससी में एज कैटेगरी में फिट नहीं आने के बावजूद भी 165 रैंक ला करके वो खड़ी है हम लोगों के सामने। तो सबसे पहले तो आपको मेरा प्रणाम है कि आपने जो इस तरह की जर्नी जी है, और बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उस जर्नी में मेरा छोटा सा योगदान रहा। तो ये मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रहा हूँ। वाकई कल मैंने भी जब सुना था, बहुत सारे सफल अभ्यर्थियों से हमेशा मुलाकात हुई है, सैकड़ों की तादाद में उनके संघर्षों को हम लोगों ने देखा भी है, लेकिन मेरे लिए भी ये पहला ऐसा वाकया था कि किस तरह से स्ट्रगल किया गया, और ऐसा लगा कि दुखों के सारे पहाड़ ईश्वर ने इसी परिवार पर तोड़ दिए थे, फिर भी उस हौसले को आपके सलाम है। और जब सफलता मिली और हम लोग गाड़ी में थे, ज्ञानी साथ में जा रही थी, तो इनकी कुछ बातें और मुझे मतलब एक से एक जो पॉइंट्स थे वो मुझे प्रेरित कर रहे थे। जैसे ज्ञानी ने मुझे बताया कि जब मुझे सफलता मिली और मैं नानी घर गई नानी को मिठाई खिलाने के लिए, तो मोहल्ले से कोई नहीं आया मिठाई खिलाने, क्योंकि इनकी सफलता किसी के लिए सफलता थी ही नहीं। और जब ये सारी चीज़ें सुन करके मुझे लगा कि हम लोग किस दौर में जी रहे हैं। एक तरफ उजाला ही उजाला है, तो कुछ ऐसे घर हैं जो बिल्कुल अंधेरे में जी रहे। कोई बधाई देने नहीं आया, कोई सम्मानित करने नहीं आया, जबकि हमारे पास ही बहुत सारे छात्र ऐसे आए थे जिन्होंने दिखाया कि उनके गांव में जुलूस निकला था जब वो सफल हुए थे, पूरा गांव खुशियां मना रहा था। और एक तरफ ऐसी लड़की जिन्होंने ऐसे कठिनाइयों के समय से निकल करके, इन परिस्थितियों से निकल करके सफलता पाई, और उनके लिए कोई बधाई देने, कोई मिठाई खिलाने नहीं आ रहा है। तो कल मैंने कहा था कि
मैं आपकी कहानी बच्चों को बताऊंगा और आपको पूरा बिहार बधाई देगा। अब मोहल्ले के लोग नहीं, पूरे बिहार के लोग बधाई देंगे, पूरे इंडिया के लोग बधाई देंगे कि आपने बहुत ही मजबूती से अपने कदम को रखा है। और हम लोग तो यही चाहेंगे कि आगे चल के आप यूपीएससी करें और उसमें जो सहयोग हमसे बनता है हम जरूर करना चाहेंगे। बिल्कुल। कल आपसे फ़ोन पर बात हुई प्रवीण सर की, आपने कहा कि मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि आपसे बात हो रही है। और जब हम लोग यहाँ से गए तो ज्ञामनी को हमने पहले ही कहा कि भाई पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग आ रहे हैं। तो उसका एहसास क्या था? सर पता तो बिल्कुल सच में नहीं था, लेकिन हम 3-4 सेकंड हम बालकनी में ही थे उस समय। हम वेट कर रहे थे कि मतलब मम्मी के पास नहीं जा रही तो यहाँ आ रही, समझ में नहीं आ रहा था। और हम गाड़ी देखे तो हमको आप दिख गए और आप भी दिख गए, तो हम तो माने मेरा रियल एक्सप्रेशन तो वो था जो आप लोग नहीं देख पाए। आप लोग की गाड़ी हम ऊपर से देख लिए थे और हम सर पकड़ के बोले कि ये क्या है। फिर हम 10 सेकंड पहले हमको पता चल गया कि आप आ गए हैं। और एकदम अविश्वसनीय था, बिल्कुल अविश्वसनीय। इंसान ख्वाब देखता है, कभी कभी ऐसा ख्वाब भी देख लेता है जो पता होता है कब भी पूरा होने वाला नहीं है, लेकिन बस ख्वाब होता है। तो जब सर का वीडियो देखते थे तो मतलब एक अजीब सा लगता था कि बाप रे, मतलब लेकिन मैंने ऐसे आप दिख जाएंगे। और पहले तो लगा कि आपका आवाज़ कैसे हम सुन लिए, यही नहीं यकीन हो रहा था, लेकिन आप दिख जाएंगे ये तो एकदम उम्मीद से पड़े था मेरे लिए। तो मतलब एकदम गजब था वो। आप क्या बोल रही थी? आज तो हम लोग पहुंचेंगे तो मम्मी का क्या रिएक्शन होगा? हम तो बोल रहे थे कि बब्बी पागल ही हो जाएगी सर को देखकर। सच में वो तो हम अगर बालकनी में नहीं होते ना तो हम सामने अगर अचानक से देख लेते तो हम सच में पता नहीं क्या होता मेरा। लेकिन वो तो हम देख लिए बालकनी में तो मेरा देख के होश उड़ गया कि ये क्या है। हमको तो यकीन नहीं हो रहा था कि अरे ये तो सर निकल रहे हैं। और जाते के साथ फिर ज्ञामनी को एक छोटा सा थप्पड़ भी पड़ा। हाँ मतलब ऐसा सरप्राइज, बाप रे, हम डर गए कि ऐसे नहीं करना चाहिए। तुम कैसे अचानक से तुम। तो क्यों डर गई आप ही ने तो 1.5 घंटे 2 घंटे पहले हम लोगों से कहा था कि हमको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम फोन पर तो आपसे बात कर रहे हैं। सुनने का भी मैंने विश्वास नहीं हो रहा था कि हम सर का आवाज सुनेंगे अपने कान से और आ जाना घर पे, ये तो एकदम ये बिल्कुल नहीं, कल्पना भी नहीं कर पाए थे कि ऐसा भी हो सकता है। कल जब हम लोग घर पे गए थे तो कुछ चीज़ें मुझे वहाँ की याद आ रही है और वो देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनकी जर्नी, दोनों महिला जो कह सकते हैं नायक हमारे यहाँ पे मंच पे हैं, इनकी जर्नी सुन के हम लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। लेकिन जितनी शालीनता से इन्होंने बताया उन कठिनाइयों को, ऐसे लगा कि कभी ये सामने वाले को बताना ही नहीं चाहती हैं कि हाँ हमने परेशानियों को झेला है। कभी किसी के सामने इस चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करना चाहती और बताना नहीं चाहती हैं और अपने आप को ये दिलासा दे चुकी थी कि यही है और अब हमारा चेंज हो गया है। तो जितनी सौम्यता से कल ज्ञामनी ने एक लाइन कही वो मैं अभी तक मेरे दिमाग में घूम रहा है कि इन्होंने कहा कि हम लोग मैनेज कर लेते थे सर, कोई दिक्कत नहीं होता था, कभी कभी खाना में मैनेज कर लेते थे, एक टाइम का नहीं खाते थे तो मैनेज हो जाता था। मैंने कहा कि इतनी शालीनता से कोई कैसे ये अपने प्रॉब्लम्स को रख सकता है, जहां लोग अपने छोटे से प्रॉब्लम्स को बढ़ा चढ़ा के रखते हैं इस दौर में कि एक छोटी सी समस्या नहीं आई कि उसको ऐसे दिखाया जाता है जैसे लगता है कि सारी समस्या उसी के पास केवल है। और जहां हम लोगों ने इनके बैकग्राउंड को जैसे जैसे समझने की कोशिश की वैसे वैसे हम लोगों को फील हुआ कि कितनी टफ कंडीशन से निकल के यहाँ तक ये लोग आए हैं। और वहाँ ये एकदम शालीन थे, अपने शब्दों पर पूरा कॉन्फिडेंस, चेहरे पर वो कॉन्फिडेंस दिख रहा था। और मुझे तो सबसे ज़्यादा एक और चीज़ बहुत ही आश्चर्यजनक लगा जब इन्होंने कहा कि सर इतने प्रॉब्लम्स हम लोगों ने देख लिए थे कि जो रिजल्ट आया तो उसके खुशी का एहसास ही नहीं हुआ, कि मतलब उस प्रॉब्लम के बीच में ये खुशी जैसा लगा ही नहीं। और उन चीज़ों ने तो पहले ही मुझे एक तरह से कर दिया था कि नहीं चलना तो है घर पे। और जब ये जैसे जैसे मेरे कान में आ रहे थे ये शब्द, मुझे लग रहा था कि अब तो खुशी जाके देनी बनती है और जो आपने किया है वो बिहार के गिने चुने लोग ही कर पाते हैं और सभी परिवार, सभी छात्रों का सपना है कि ऐसा मेरे घर में हो। तो इसलिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं और इसकी खुशियां और इसका सेलिब्रेशन बनता है।
और आप लोग की ज़िंदगी अब यहाँ से बहुत बदलेगी। आपने अपने मम्मी के स्ट्रगल को देख करके जो सीखा है, और मतलब ये बहुत ही कम ऐसा हो सकता है कि माँ और बेटी साथ में तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। पॉजिटिव माहौल होना चाहिए घर में। हम लोग कभी इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिए कि हम लोगों के ज़िंदगी में कितनी निगेटिविटी है। बस सब बोलते थे कि अरे इतना बड़ा सपना ऐसे नहीं होता है पूरा, ऐसे सपना नहीं देखना चाहिए। लेकिन मेरी मम्मी बोलती थी कि उन लोगों का बात ही मत सुनो। हम लोग कभी अपने स्ट्रगल्स पर सर फोकस किए ही नहीं। हम लोगों का फोकस बस था कि कहाँ पहुँचना है। तो जो स्ट्रगल्स आ रहे थे वो बस जा रहे थे साथ में। उससे कष्ट तो होता ही है, लेकिन वो साथ में झेल रहे थे। पर मेन फोकस जो रहता था वो ये रहता था कि मुझे यूपीएससी करना है। और सर हम तीनों एक दूसरे की दुनिया है, हम तीनों ही हैं, हमारी दुनिया बस हम तीनों ही हैं। किसी का कोई बात ना सुनते हैं ना किसी को शेयर करते हैं, क्योंकि हम लोग ये महसूस कर चुके थे कि हमारे ऊपर जो बीत रहा है या फिर जो हम फील कर रहे हैं उसको हमसे बेहतर कोई नहीं समझ पाएगा। हम तीनों ही एक दूसरे को समझ पाते थे और विश्वास था कि और कोई समझने वाला ही नहीं है, तो बिना काम के किसी और के सामने मतलब सुनाने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा थोड़ा इंट्रोवर्ट हो गए हैं। किसी से बात करना भी एकदम एबनॉर्मल हो जाते हैं। बस हम तीनों ही लगता है कि हमारी दुनिया है। ये जो लाइन आपने कहा ना कि हम लोग इतने प्रॉब्लम से घिरे रहे कि इंट्रोवर्ट हो गए हैं, ये एग्जैक्ट पॉइंट था कि आप लोगों ने अपने लाइफ के खुशियों को और मौक़ों को एक्सप्रेस करना ही छोड़ दिया है। और मैं चाहूँगा कि अब चीज़ें बदल रही हैं, तो आप खुशियाँ भी मनाइए, सबके साथ शेयर भी कीजिए, एक खुशनुमा माहौल में रहें। दूसरा, कल ज्ञामनी ने एक बात बताई थी जो मैं फिर से सुनना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि जब मेरी पढ़ाई चल रही थी तो मम्मी कंपटीशन की तैयारी करती थी और मम्मी किताबें नहीं खरीदती थी। क्या था वो? अब मम्मी का सारा फोकस ये रहता था कि हम लोगों का बुक्स और ये जो मटेरियल्स होते हैं वो पूरे होने चाहिए। लेकिन पढ़ाई मम्मी करती थी तो हम लोगों को लगता था कि अरे किताब तो मम्मी आपको भी खरीदना चाहिए। तो मम्मी बोलती थी कि पर जितना है उतने में तो तुम लोगों का हो रहा है वही काफ़ी है। तो जब हम कहीं जाते थे तो वहाँ से जब पैसे मिलते थे, तो जैसे मुझे याद है कि मैं एक जगह गई थी तो वहाँ पर 1100 रुपये मिले थे। तो हम लोग जब घर वापस आए तो उतरते ही बस से मैंने बोला मम्मी को कि मम्मी स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत आपका ले लेते हैं हिंदी मीडियम वाला, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाला मेरे पास था, मम्मी को समझ नहीं आता था। तो मैंने बोला कि मम्मी हिंदी मीडियम वाला लेते हैं चल के। तो मम्मी मना करी थी कि अरे नहीं नहीं रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है। पर मैंने उनको इंसिस्ट किया था कि नहीं मम्मी ये लीजिए आपको ज़रूरत है इसकी। तो वो मैंने खरीदा था। मम्मी भी फिर मान गई कि चलो खरीद लेते हैं। आपकी कहानी ने निशब्द कर दिया है। कई बार ये समझ नहीं आ रहा है कि अब इसके आगे क्या कहा जाए, लेकिन फिर भी एक जो फिल्मों में कई बार देखते हैं ना कि एक छोटा सा परिवार होता है, परिवार के अंदर इतनी ज़बरदस्त बॉन्डिंग होती है कि सारी दुनिया एक तरफ दौड़ रही होती है और एक परिवार अपने बॉन्डिंग के दम पे धीरे धीरे कदम बढ़ा के अपने आप को आगे की ओर ले जा रही होती है। बस वही दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि 3 लोग इन्होंने कहा, तो माँ, बेटी और इनका एक बेटा, 3 लोग, और घर में बस यही जी रहे थे। नानी तो है ही ऑलरेडी, नानी का भी बहुत सहयोग रहा है, साथ रहा है। लेकिन जब आपका जॉब लगा, तो जॉब लगने से पहले कल आप बता रही थी कि काफ़ी स्ट्रगल फेज उससे पहले रहा, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी फ़ी, उनकी किताबों का खर्च, उनके कपड़ों का खर्च बढ़ता है, और उसको मैनेज करने के लिए आपने बताया कि मुझे कुछ अलग कदम भी उठाने पड़े। हाँ, सोच कभी कभी मतलब लगता था कि पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है, पढ़ेंगे तो मेरा बड़ा वाला सपना पूरा होगा। लेकिन कभी कभी पैसों की ज़रूरत ज़्यादा हावी होने लगता है। ऐसे में मौका मिला था बिग बाज़ार जाने का, तो ट्राई की, लेकिन शारीरिक रूप से इतना कमज़ोर थी कि मैं वहाँ स्ट्रगल नहीं कर पाई। तुरंत हमको साइटिका हो गया और ऐसा खतरनाक वाला हुआ था कि 2 महीने तक एकदम बेड से हिलने में हम रो जाते थे। मैं रो जाती थी, इतना ज़्यादा दर्द होता था। उसके बाद लगता था कि हम कभी चल भी नहीं पाएंगे अपने पैर पे। एकदम मतलब अपने लिए तो हमको लग ही रहा था कि हम तो अब नहीं चल पाएंगे, मेरा पैर और बॉडी एकदम बेकार हो गया है। लेकिन दर्द ज़्यादा होता था कि अब इन दोनों का क्या होगा। हम अपने आप से शायद संतोष कर रहे थे कि अब शायद हम नहीं खड़ा हो पाएंगे, और अंदर अंदर लेटे लेटे और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ते ही जा रहा था। तो इन दोनों का भी इस दौरान तैयारी कर रही थी आप?
हाँ, तो उस टाइम छोड़ दिए थे पढ़ाई। जब बीमार हो गए तो छोड़ दिए, फिर पैर ठीक हो गया तो फिर से शुरू कर दिए पढ़ाई। लगा कि नहीं, वो सब मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए पढ़ाई ही है। तो हम फिर से वापस अपने पढ़ाई पे वापस आ गया। लगा कि नहीं, ये सब हमसे बाहर का काम ये नहीं हो कब की पाएगा। बात है? ये 17 में हुआ था। तो आप जब पढ़ाई करती थी तो एक्सेप्टेंस जब समाज में रिजल्ट के बाद इतना नहीं दिख रहा है, तो आपकी पढ़ाई के दौरान तो सोशल एक्सेप्टेंस बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब लोगों को पसंद नहीं आता होगा आपका पढ़ाई करना, तैयारी करना। जब नहीं, बच्चे बड़े हो रहे हैं और वहां पे पता चले कि मम्मी जो है वो पढ़ तैयारी रही कर है। रही है कंपटीशन की। हाँ, बाहर के लोग क्या सोचते हैं पता नहीं हमको, लेकिन हम बाहर निकलते ही नहीं थे। जब बाहर से कोई महिलाएं आती थी तो देख के थोड़ा सा कभी कभी कमेंट कर देती थी कि ये बुढ़ापा में ये पढ़ाई शोभा नहीं दे रहा है, मतलब इस एज में माने अच्छा नहीं लग रहा है, ये बच्चों के साथ पढ़ रही हो। हाँ, आमतौर पर बच्चों में भी ये भावना आ जाती है। कई बार आप देखेंगे, हाँ मम्मी, अब मतलब कुछ बच्चे तो प्राउड से कहते हैं, लेकिन कुछ बच्चों में ये होता है कि दोस्त मित्र क्या कहेंगे कि अभी तुम भी तैयारी कर रही हो, मम्मी भी बीपीएससी की तैयारी कर रही हैं। कभी आपके मन में ऐसा आया? सर कभी मेरे मन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं आया, क्योंकि मम्मी को जब स्ट्रगल करते देखती थी तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलती थी। मैं अभी भी मम्मी को बोलती हूँ कि मम्मी आप एक बार और ट्राई कीजिए बीपीएससी देने का, लेकिन मम्मी बोलती है कि अब एज भी हो गया, प्लस हिम्मत मेरे में अब नहीं है कि बैठ के उतने घंटे नहीं तक पढ़ाई कर सर, सकूँ। अब ना हमको बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा ये हो गया है। हमको लगता है कि मेरे लिए ना टीचर के जॉब से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। पता नहीं, बच्चों के साथ हमको इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है एकदम। स्कूल में बहुत, हाँ स्कूल में सर बहुत ज़्यादा संतुष्टि। लोग कहते हैं कि नई एनर्जी के साथ हम अपने ऑफिस जाते हैं, लेकिन हम हर दिन स्कूल से नई एनर्जी के साथ घर वापस आते हैं। हम अपने भाई को भी बताते हैं कि जब हम स्कूल से आते हैं तो हम इतना एनर्जेटिक रहते हैं, मेरे बच्चे भी महसूस करते हैं। मम्मी का हर कभी दिन कहानी एक- बोरिंग लगने लगता है कि मम्मी बस करे। हाँ, लेकिन हम स्कूल से आते हैं तो बहुत मतलब खुश रहते कहानी हैं। सुनाती रहती है स्कूल की मम्मी, कहानी आज है। ऐसे पढ़ाए बच्चों को, आज वैसे पढ़ाए, आज ये ऐसे बोला, ये मेरी स्टूडेंट है, ये इतनी अच्छी पढ़ती हाँ, है। एकदम। डेली डेली सुन के बोलते हैं मम्मी थोड़ा। हाँ, एकदम लेकिन- टफ टॉपिक भी हम इतना अच्छा से समझा देते हैं कि एकदम लगता है कि एकदम मेरा अचीवमेंट है। बताते हैं कि इसी को समझने में हमको कितना समय लगा था, लेकिन हम बच्चों को यूं समझा दिए, जैसे कि अक्षांश देशांतर, ये सब जो होता है, तिथि रेखा, ये सब डेडलाइन, तो ये सब हमको समझने में थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन वो सब हम बच्चों को मैंने इतना जल्दी समझा दिए कि मतलब बहुत सारा टॉपिक। तो हम स्कूल से लौटने के समय हम पूरा एनर्जी में रहते हैं। हर दिन लगता है कि आज तो मज़ा आ गया। तो हमको लगता है कि इससे अच्छा मेरे लिए जॉब कुछ हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब ये है कि आपके बच्चों के सफलता में आपके भीतर बैठा हुआ जो शिक्षक है, आप अंदर से एक शिक्षिका हैं। कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट हम लोग कर रहे थे, उसमें आपने क्वेश्चन एक पूछा था, तो मैंने बताया था कि एक बुरा स्टूडेंट जब टीचर बनता है ना तो बहुत अच्छा टीचर बनता है। और वो मैंने अपने लिए बोला था, लेकिन उसके एक और एग्जाम्पल यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि स्टूडेंट के दौर पे भले ही ये शुरू में जीरो से स्टार्ट किए हो, बुरे स्टूडेंट रहे हो उस पीरियड में, लेकिन जब आज ये एक टीचर बनी है तो इन्होंने जो प्रॉब्लम फेस किया था, जो मैंने बताया था कि आप पढ़ते समय आपको बहुत परेशानी होती कि कैसे समझे, और जब आप समझ जाते हैं तो आपको लगता है कि इसको तो बहुत आसानी से समझाया जा सकता था। तो वो शायद ये यूज करती हैं अपने पढ़ाने के दौरान। पता होता है कि बच्चे कैसे समझेंगे, हमको पता होता है, तो वो चीज़ वो यूज़ करते हैं और बच्चे सच में बहुत जल्दी समझ जाते हैं। और एकदम गेम की तरह पढ़ते हैं कि एकदम जैसे बोर्ड पे हम करते हैं कि देखो ऐसे ऐसे मैंने गिनना है इसको, वो बोलते हैं कि मैम फिर से वो गेम खिलवाइए ना, वो टाइम वाला हम बताएंगे। तो पढ़ाई को भी बच्चे गेम की तरह समझते हैं। क्या बात है। चलिए, इसका और मतलब यही मैं कहना चाह रहा था कि ये जो मुस्कान, ये जो खुशी आप देख पा रहे हैं, तो शायद इसको देख के कोई सोच भी नहीं सकता है कि इसके पीछे पिछले मतलब 15-20 सालों का स्ट्रगल है, उससे पहले नानी का 25 सालों का स्ट्रगल है, और ये जर्नी यहाँ तक पहुंची है कैसे, उस ये सपने को मतलब साकार बाहर किया से है। कोई देख के बाहरी आवरण से शायद समझ भी ना पाए, बाहर से भी ना समझ पाए, और भरपूर संभावना है कि ज्ञानी के आसपास जो लोग हैं उनको भी ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये इस मामले में कम एक्सप्रेसिव है। इनके, मैंने कल जो कहा था कि ये ऐसी व्यक्तित्व हैं जो बहुत कम लोगों को मिलता है, कि ना खुशी में बहुत ज़्यादा उछलना, ना परेशानी में बहुत ज़्यादा टूटना, ऐसा इनका व्यक्तित्व है। ठीक है,
उन बच्चों के बारे में जो आपके जैसे बैकग्राउंड से या फिर उससे भी ख़राब बैकग्राउंड से अभी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए मैं यही कहूँगी कि जो भी नेगेटिव्स होते हैं उन पर ज़्यादा फोकस नहीं करके अपने गोल पर फोकस रखना है। अगर कोई कुछ बोल रहा है, अगर आपको किसी और से कष्ट हो रहा है जिसका आपके लाइफ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है और ना होने वाला है, उन लोगों को ऐसे इग्नोर करना चाहिए जैसे वो दुनिया में ही नहीं है। और अगर आपके साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके कष्ट को समझ रहे हैं, आपके स्ट्रगल्स को समझ रहे हैं, तो उनको हमेशा अपने पास रखना चाहिए। उनसे कभी ये नहीं कहना चाहिए कि अपना स्ट्रगल उन पर हावी नहीं होने देना चाहिए। जैसे हमारे विनय मामा जी हैं, वो इतना ज़्यादा हम लोगों को सपोर्ट किया। हम लोगों को लगता था कि किसी को कष्ट सुनाएंगे तो वो हम ही लोग को गलत समझने लगेगा कि नहीं, ये इतना थोड़े होता है। लेकिन इनको हम लोग बोलते थे। एक बार हम लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड थे, रो रहे थे हम लोग। मम्मी का उस टाइम अल्ट्रासाउंड हो रहा था, तो हम बाहर के बेंच पे बैठ के रो रहे थे, बोल रहे थे कि हाँ ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। तो वो जब मम्मी बाहर आई तो मम्मी भी वही चीज़ सुनाई, क्योंकि हम दोनों एक ही साथ फ्रस्ट्रेट होते थे, पता नहीं। तो मामा जी बोले थे कि दीदी मुझे ऐसा लगता है कि 2 साल में सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ना, उनको अपने दिल में रखना चाहिए। चलिए विनय जी आइए, ज़रा विनय जी को बुलाते हैं। कल उन्होंने एकदम एग्जैक्ट यही बात कही थी कि मुझे लगता है कि 2 साल, आइए हम सारे लोग खड़े हो जाते हैं ताकि आइए बात कर पाए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये हैं विनय जी जिनके बारे में अभी ज्ञामनी बात कर रही थी, और इन्होंने इनके संघर्ष में बहुत बड़ी एक भूमिका निभाई है। आपने कहा था कल भी, मुझे याद आ गई बात ये कि 2 साल में मैंने कहा था ना कि सब ठीक हो जाएगा। आप भी ज़रा बताइए ज्ञामनी के इस स्ट्रगल के बारे में, और सुजाता जी ने जिस तरीके से ये युद्ध जीता है। हाँ, बच्चों को देख के स्टार्टिंग से ही लगता था ऐसे कि बच्चे काफ़ी अच्छे हैं, बट वैसा जो सपोर्ट चाहिए होता है, एक पारिवारिक जो सपोर्ट इन लोगों को चाहिए होता है, वो नहीं है। और कोई फैमिली में था भी नहीं वैसे सपोर्ट के लिए। इन लोग के स्टार्टिंग में जब नानी घर आई थी तो हम वहाँ पे नहीं रहते थे, पटना में रह के हम नीट का प्रिपरेशन करते थे। लेकिन जब हम वहाँ गए, रहने लगे, तब मेरे से जितना हो पाया हम इस बात को महसूस कर रहे थे कि बच्चे और दी भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन लोग अच्छे जगह पहुंच जाएं। इन लोग डिजर्व करती हैं। अपने मेहनत से हम बस कुछ भी नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा बहुत मतलब इनको एग्ज़ाम दिला सकते हैं, जहां सपोर्ट ज़रूरी लग सकता है कि हाँ एक मेल पर्सन ही साथ रह के उसको कर सकता है, वहाँ हम जहाँ महसूस किए हम अपना जिम्मेवारी समझ के उसको निभाए हैं। दी को, ज्ञामनी को पहुंचा दिए हैं जगह। अच्छा, ऐसा क्या उस समय देखा जब आपने देखा कि दीदी डिप्रेशन में है, बच्ची डिप्रेशन में है? क्या ऐसा आपको इंटेंशन हुआ कि आपने कहा कि 2 साल में सब ठीक हो जाएगा? और कल बता रही थी सुजाता जी की ठीक 2 साल हो रहे हैं, इस 2 साल में मेरी जॉब लग गई, मेरी बच्ची की जॉब लग गई, बेटा भी अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, जल्द ही उसका भी सेटलमेंट हो जाएगा, सब कुछ। क्या ऐसा आया था इंटेंशन, मतलब अंदर से क्या आया था कि आपने ये वर्ड यूज किया? और कल इन्होंने काफ़ी क्रेडिट दिया कि ये शब्द मतलब लगा कि ईश्वर ने बोल दिया हो। सर, दी का जो मेहनत था उसको देख के लगता था। और बच्चों मतलब इस एज में इतने सिंसियर बच्चे मतलब हम तो नहीं देख पाए हैं, और कितने ज़्यादा जिनके पास फैसिलिटी अवेलेबल हैं ऐसे, उन लोग भी मतलब हाफ भी नहीं कर पाते हैं जितना बच्चों में इतना कम एज में सिंसियरिटी था। और दी का अपना मेहनत था इतने टफ फेज में, उसको देख के हमको फील होता था अंदर से। उस समय भी फील हुआ था कि भले ही आज टाइम ख़राब है, लेकिन कुछ टाइम में जितना मेहनत कंटिन्यूअस करती जा रही हैं और इंटेंशन सही है, ईमानदारी है, ऐसा नहीं है कि कर नहीं रही हैं और उसको दिखा रही हैं कि हाँ मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इतना प्योरिटी और ईमानदारी बहुत कम लोगों में होता है जो इतना ईमानदारी से कर पाए। उसी चीज़ को सेंस किए थे हम कि बहुत लंबे टाइम तक नहीं लेने वाला। भले ही उस टाइम पे ऐसा लगा था कि बहुत टफ होता जा रहा है और ख़राब होता जा रहा है। हम भी कभी कभी महसूस करते थे, दी को हम एग्ज़ाम वगैरह दिलाने ले जाते थे तो हम महसूस करते थे कि इस एज में कोई इंसान मतलब कैसे कर सकता है कि इतना स्ट्रगल। उन्हीं सब सेंस करके हम कुछ चीज़ों को बोले थे। इनकी ईमानदारी और मेहनत को देख के कि बहुत टाइम तक ये स्ट्रगल फेज नहीं रहने वाला है, उस काले बादल हैं, छट जाएंगे थोड़े टाइम बाद। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात है कि आपने ये जो हौसला दिया और
ज्ञामनी से कल भी बात हो रही थी, तो इन्होंने कई बार इस बात का जिक्र किया। आपने कहा कि मुझे ऐसा फील होता था कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपको बता दूं, कहने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी रिश्ते क्योंकि ऐसे बने होते हैं। ये अपने मामा ज्ञामनी के नहीं हैं, अपने दोनों ही मामा अब इस दुनिया में नहीं हैं, जिसके बारे में जिक्र किया ज्ञामनी ने। तो ये जो आपने बात कही कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती थी, उसका रीज़न क्या है? ऐसे आज के ज़माने में देखिए तो अपने रिश्तेदार जो एकदम होते हैं क्लोज, घर वो भी के close, भाई, कई बार वो साथ नहीं देते। वो साथ नहीं देते। ये सच बात है सर हाँ, कि ये ज़रूर कहूँगा मैं कि ये अपने से बढ़कर है, ये बात ध्यान रखिए। वहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं था सर। और जैसे हम मतलब ऐसे जनरल बात शेयर करते हैं कि हम पर्सनल, मेरे घर में जो काम होता था ना, तो लगता था कि भैया हैं या फिर एक छोटा भाई है तो क्या ही हम नहीं करेंगे तो इन लोग कर लेगा। लेकिन यहाँ के लिए लगता था ना कि सिर्फ हम हैं, ये फील होता था। मतलब इन लोग कभी कुछ कहा है, मतलब हुआ नहीं है कि हम मना कर दिए हो कि हाँ कुछ ऐसा है। आज भी मेरा हेल्थ ख़राब था, कल रात से ही ख़राब है, लेकिन किसी एक बार बोली है तो इस चीज़ के लिए हम मना नहीं कर पाए कि हम नहीं करेंगे। ना शब्द इन लोग के लिए निकल ही नहीं सकता। और रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, वहाँ कोई नहीं था। जैसा हम बोल रखे हैं कि कहीं कहीं ठीक है, इन लोग सारा कुछ मेहनत कर सकता था, लेकिन सोसाइटी को और बाहर निकल के जितनी सारी चीज़ों को फेस करना होता है, या फिर हमको महसूस होता था कि हमको वहाँ रहना चाहिए। मेरी बहन है, मेरी भगनी है, मेरा भगना है, जहाँ हमको महसूस होता है वैसा लगता है कि हमको यहाँ जिम्मेदारी अपना निभाना चाहिए। जितना हो सकता है सक्षम हम रह के करते हैं उसको। चलिए, मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसे कंडीशंस में अपने रिश्तों को समझा और अपने दायित्वों को समझा। ये बहुत टफ है आज के दौर में। अपने जीवन में लोग इतने बिजी हैं, इतना बिजी शेड्यूल होता है। जिनके पास कुछ काम नहीं है वो भी बिजी शेड्यूल में होते हैं। आप तो जॉब भी करते हैं, बहुत सारे आपके अपने परिवार हैं, आप शादीशुदा हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बावजूद भी जिस तरह से आपने साथ दिया, आप बधाई के पात्र हैं बिल्कुल। और अब अंत में मैं ऋषभ को भी बुलाता हूँ, जो इन्होंने कहा था सुजाता जी ने कि हम तीनों ही हैं और यही पूरा हमारी दुनिया है। तो आइए ऋषभ हैं, ज्ञामनी के छोटे भाई हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं। ईश्वर से कामना है कि बहुत जल्द सफल होंगे, डॉक्टर बनेंगे। आज कैसा महसूस कर रही हैं आप, ये बताइएगा। वहाँ से लेकर 2 साल पहले जब आप जॉब में आई, उसके पहले की कंडीशंस, और आज हम लोग यहाँ जब साथ में खड़े हैं, दोनों बच्चे आपके आजू बाजू खड़े हैं। सर ये तो मतलब ये कहना है कि बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, छोटा पड़ जाएगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि अब इस खुशी को हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे, इसके लिए हमको तैयार होना है। हम तैयार नहीं हैं सर इस खुशी के लिए। कल जब हम लोग गए थे तब भी ये लाइन आया था कि मैं खुशियों को इस तरह से एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रही थी। मतलब इनके कहना यही था कि इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स देख लिए हैं कि अब खुशियाँ जब आती है तो लगता है कि कहीं ये धोखा तो नहीं है, कहीं ये ठगने तो नहीं आई हैं खुशियाँ कि बस आके निकल जाएंगी। और कल हम लोग काफ़ी देर बैठे और यही एहसास कराया कि नहीं, आप डिज़र्व करती हैं ये खुशियाँ। जिस तरह से आपने मेहनत की है, जिस तरह से मेहनत को आपने परिणाम में बदला है, आप लोग डिज़र्व करती हैं। बताओ। मम्मी शाम में आपके जाने के बाद बोल रही थी कि इतना खुशी हो रहा है ना कि डर लग रहा है कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। तो तब तो होता जाने ही के है। बाद डांट भी खाई तुम? नहीं तो ये है कहानी, और संघर्ष की ऐसी कहानी बहुत कुछ सिखाती है। सिर्फ ये सफलता की कहानी नहीं है। सबसे पहले तो जैसा कि प्रवीण सर ने कहा था, मैं चाहूँगा कि आप सब लोग भर भर के ज्ञामनी को बधाई दीजिए। इनकी सफलता डॉक्यूमेंट करने लायक नहीं है। भावनाएं ऐसी हैं कि शब्दों में बयान नहीं हो सकती, हर चीज़ शब्द में बयान नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, सारे लोग जमकर बधाई दीजिए। कल जैसे ही गाड़ी में पता चला कि किसी ने बधाई तक नहीं दिया और आपने कहा कि अब पूरा बिहार और पूरा देश बधाई देगा, तो ये भी एक पर्पस है हमारा। और इस संघर्ष की कहानी से हमारे समाज को भी सीखने की ज़रूरत है कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जिसमें आपके सरोकार की ज़रूरत है। आप अगर किसी का सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम किसी की सफलता पर खुश ज़रूर होइए, खुशी ज़रूर मनाइए।
कल मैं गाड़ी में था और यहाँ जब चर्चा हो रही थी ज्ञानी से, तो 2-3 बातें मुझे सुनने को मिला कि बधाइयाँ उस तरह से जो सेलेक्ट होते हैं तो वो नहीं मिली, जो लोग सेलिब्रेट करते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, वो सब कुछ नहीं था। किताबों के स्ट्रगल्स जब मैंने सुने तो मेरे सामने जो था, मैंने मिठाइयाँ मंगाई, मैंने गाड़ी में रखे, मैंने सॉल, गुलदस्ता, किताबें, वो जो हो सकता था मैंने समेटे। और मैंने कहा कि ये पल जो आपने बहुत मिस किए हैं ना अपने लाइफ में, मैं तो इसको फील करूँगा। ये खालीपन जो आपने जिए हैं ना पिछले दशकों में, मतलब 10 साल से ऊपर का जो ये स्ट्रगल रहा है, मैं उसको पूरी तरह से भरने की कोशिश करूँगा। और आज का जो ये सेशन हम लोग शूट कर रहे हैं, तो एक्चुअली में ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम लोग कोई पॉडकास्ट या इस तरह का शूटिंग हो रहा है। हम लोग बातें कर रहे हैं और इस पूरे कहानी को बताने का एकमात्र मकसद था कि इनकी कहानी जो स्ट्रगल की है, वो बहुत सारे ऐसे फैमिली हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में है, जो इसी तरह के समस्याओं से या इससे ज़्यादा समस्याओं से ग्रसित है। तो उनको ये दिखाया जा सकता है कि कैसे आप अपने 2 ऑप्शन हो सकते हैं कि या तो आप अपने कठिनाइयों से हार मान जाए और ये तय कर ले कि अब यही मेरा नसीब है, या दूसरा हो सकता है कि नहीं, हम अपने नसीब को बदलेंगे और उसके लिए जो मेहनत हो सकता है वो करेंगे। और उन्होंने यही किया है। तो मैं यही चाहूँगा कि अगर कोई फैमिली है या कोई परिवार है जो इस तरह की परिस्थितियों में फंसा है और वो चाहते हैं कि इन परिस्थितियों से निकले, तो शिक्षा और शिक्षा के माध्यम से सफलता, इससे बड़ा कोई उपाय और कोई दूसरा रास्ता नहीं है परेशानियों और गरीबी के चंगुल से निकलने का। क्योंकि वो जो कहते हैं ना कि हम अपना एक बिजनेस सेटअप शुरू कर दिए या कर दिए, वो उनके लिए होता है जिनके फिनेंशियल कंडीशन अच्छे हो, जिनके पास एक बैकअप सपोर्ट हो, एक पूरा एक रिदम बना हो उस तरह से। तो अगर वैसा नहीं है तो आपके पास यही ऑप्शन होता है एजुकेशन के माध्यम से आप एक नए रास्ते को चुनते हैं और वो कई बार आपके जीवन के पूरे चक्र को बदल के रख देता है। बिल्कुल। तो उम्मीद है कि इस एपिसोड को देखने के बाद, इस बातचीत को देखने के बाद कई लोगों की ज़िंदगी बदलेगी। और जब भी बदलेगी, अगर एक ऐसी कहानी फिर से कभी सामने आई कि हमने ज्ञानी की कहानी देखी थी और आज हम भी पढ़ लिख कर कुछ बन गए, तो हमारे ये आज का कार्यक्रम सफल हो जाएगा। जैसे प्रवीण जी ने कहा था कि मेरा पढ़ाया हुआ इतने दिन का आज जाकर उस मुकाम तक पहुंच गया जिसके लिए मैं आगे बढ़ा था। तो हर एक सपने साकार इसी तरह होते हैं। मैंने शुरू में ही कहा था कि 3 लोग ऐसे हैं जिनके सपने साकार हुए हैं। सुजाता जी, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, और इस पूरे कहानी में आयरन लेडी जो हैं वो ये हैं। इनकी माँ एक आयरन लेडी हैं जिन्होंने इनको सपोर्ट किया। और फिर परिणाम ये हुआ कि ज्ञामिनी ने फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक 165 हासिल किया। उम्र छोटी थी इसलिए एसडीएम नहीं बन पाई हैं, लेकिन एसडीएम की काबिलियत वाला रैंक लेकर चली आई हैं। तो आप सबका भी बहुत बहुत आभार, आप इतने देर तक जुड़े रहे। आप सबको बहुत आभार भी और बहुत शुभकामनाएं भी, और आपका विशेष आभार, धन्यवाद कि आपने इतना इन लोग को सपोर्ट किया। चल, धन्यवाद। थैंक यू।